स्वागत है आप सभी का बजिंग न्यूज पर। एक नजर डाल लेते हैं बाजार के ताजा हाल पर। इस वक्त अगर निफ्टी के करंट लेवल्स को आप देखें 8326 पर निफ्टी कर रहा है कारोबार। सुबह से ही एक फ्लैटिश कारोबार और नेगेटिव साइड पर बायस देखने को मिल रहा है निफ्टी का। हालांकि इस वक्त अगर देखा जाए कुछ शेयर्स ऐसे हैं जहां पर अच्छी उड़ान देखने को मिल रही है। टाटा मोटर्स डीवीआर, एशियन पेंट्स, इंडसइंड बैंक। ठीक नतीजों से पहले इंडसइंड बैंक में भी करीब 1.5% तक की तेजी और हीरो मोटो जैसे शेयर्स में भी आज उछाल देखने को मिल रहा है। लेकिन दूसरी ओर जो इस वक्त मार्केट्स को ड्रैग कर रहे हैं उनमें टेलीकॉम शेयर सबसे आगे हैं। आइडिया, इन्फ्राटेल, भारतीय एयरटेल जैसे शेयरों में करीब 2 से 3% तक की वीकनेस देखने को मिल रही है। साथ ही आप देखें गेल और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे शेयर्स भी करीब 2% नीचे हैं। ये और निफ्टी लूजर्स हैं आपकी स्क्रीन पर, जहां पर आज वीकनेस देखने को मिल रही है। HDFC बैंक, SBI, आयशर मोटर्स जैसे शेयर्स भी आज नीचे ही कारोबार कर रहे हैं। लेकिन देख लेते हैं कि इस वक्त जो सबसे ज्यादा बजिंग एक्शन देखने को मिल रहा है वो है कहीं ना कहीं फार्मा स्पेस पे। और जानने के लिए इसके बारे में डिटेल सीधा चलते हैं न्यूज रूम संदीप के पास। संदीप, कहीं ना कहीं दो बड़ी खबरें आई हैं। एक लुपिन के संदर्भ में जहां पर एक बड़ा झटका मिला है USFDA से, और साथ ही दूसरा एलेंबिक फार्मा जहां पर एक बड़ी राहत USFDA से एलेंबिक फार्मा को मिली है। दोनों ही संदर्भ में आप बताइए कि फार्मा स्पेस पे इस वक्त किस तरीके का एक्शन देखने को मिल रहा है। शुक्रिया साक्षी। ना केवल आज बल्कि अब इस पूरे साल में देखिए USFDA की ओर से जिस तरह से फार्मा कंपनीज को लेकर राहत दी गई है, जिस तरह कि अगर आप ER की बात करें जो फॉर्म 483 जारी किए गए हैं उस वजह से फार्मा सेक्टर अगर आप देखिए इस पूरे साल में काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में रहा है। और आज भी अगर आप देखिए फार्मा लाइमलाइट में है। एलेंबिक की तो खबर है जहाँ पे इनकी खड़ी यूनिट के लिए USFDA की ओर से EIR मिला है और उसके बाद देखिए इस काउंटर में आज काफ़ी अच्छे गेंस देखने को मिले हैं। इसके अलावा लुपिन जहाँ पे हमने कल बाजार बंद होते होते देखा था कि गोवा यूनिट के लिए इनको USFDA की ओर से EIR जारी हुआ था, तो उस वजह से शुरुआत काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिली। लेकिन आज दिन के दौरान फिर से ऐसी खबरें निकल के सामने आई कि इनकी जो दवासा यूनिट है उसके लिए फॉर्म 483 जारी हुआ, जिसकी वजह से जो दिन के दौरान तेजी बनी थी इस काउंटर में शुरुआती कारोबार में वो कहीं ना कहीं फिजल आउट होते नजर आई। इसके अलावा भी दो ऐसे काउंटर्स हैं जो कि आज फोकस में है। एक तो अरविंदो फार्मा, इनकी एक बड़ी दवा है जिसके लिए USFDA की ओर से मंजूरी मिली, जिसकी वजह से 2% के आसपास की तेजी इस काउंटर में देखने को मिली। और दूसरी ओर कैडिला अगर आप देखिए मुरैया इकाई के लिए इनको USFDA की ओर से EIR मिला है। ये पॉजिटिव खबर जो आई है इनके लिए, उसकी वजह से आप देखिए 4 से 5% तक का जो अपमूव है इस काउंटर में भी देखने को मिला है। तो ना केवल आज बल्कि इस पूरे साल में अगर आप देखिए USFDA की ओर से काफी ज्यादा एक्शन इंडियन कंपनीज के लिहाज से देखने को मिला, जिसकी वजह से इस पूरे साल में अगर आप देखें फार्मा कहीं ना कहीं लाइमलाइट में रहा है। एब्सोल्युटली। लेकिन फार्मा के अलावा और कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं और शेयर्स हैं जहां पर बजिंग एक्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है संदीप? साक्षी, दो कंपनियों के नंबर्स आए हैं मिड कैप स्पेस में। सबसे पहले जीलन की बात करते हैं। मुनाफा ऑलमोस्ट ईयर ऑन ईयर डबल हुआ है। 3.96 करोड़ के मुकाबले 8 करोड़ रुपए के आसपास के नंबर्स आए हैं। बिक्री में भी कुलाई में भी बढ़त हुई है, जिसकी वजह से आज देखिए जबरदस्त एक्शन इस काउंटर में आज देखने को मिला नतीजों के दम पे। 8K माइल्स इस कंपनी में अगर आप देखिए जिस तरह के नंबर्स आए हैं उसके बाद जबरदस्त खरीदारी इस काउंटर में देखने को मिली है। 12.3 करोड़ के मुकाबले मुनाफा बढ़कर 19.3 करोड़ पर आया और जो मार्जिन है उसमें भी करीब क्वार्टर अगर आप देखें 5% के आसपास की बढ़त आई, जिसको बाजार ने पसंद किया है और जबरदस्त खरीदारी का एक्शन इस काउंटर में देखने को मिला है। हटसन एग्रो, थोड़ी देर पहले इस कंपनी को लेकर खबर आई कि 15 जुलाई को इस कंपनी के बोर्ड की बैठक होने वाली है जिसमें बोनस शेयरों पर विचार होगा और इस खबर को बाजार ने थम्स अप दिया है। जबरदस्त खरीदारी का रुझान इस काउंटर में भी देखने को मिला है। मैक्स वेंचर अगर देखिए 22 जून को लिस्टिंग हुई तो उसके बाद से एक तरफा 40 काउंटर ने ऊपर की ओर देखी, लेकिन आज कहीं ना कहीं पहले साइन देखने को मिल रहे हैं मुनाफा वसूली के। दरअसल कल नॉगस्ट बैंक ने इस कंपनी के 5.44 लाख शेयर बेचे हैं। 77.24 रुपीज पर शेयर के आसपास हिस्सेदारी बेची गई और आज देखिए इन खबरों के बाद इस काउंटर में 5% के आसपास की कमजोरी साफ तौर पर देखने को मिली है। JP एसोसिएट्स जो इन्होंने अल्ट्राटेक के साथ रिवाइज डील साइन करी उसके बाद बड़ी तेजी इस काउंटर में देखने को मिली थी, लेकिन आज मुनाफा वसूली इस काउंटर में देखने को मिली क्योंकि FNO में ये कई काउंटर बैन में है। नई पोजीशन बनाने के ऊपर रोक लगा है, जिसकी वजह से आज मुनाफा वसूली इस काउंटर के ऊपर हावी है। बाजार में अगर कोई ठेस जो दबाव बना रही है वो टेलीकॉम काउंटर्स ही हैं। आइडिया, आरकॉम, भारतीय इन्फ्राटेल, भारतीय एयरटेल, TTML, MTNL, ये कुछ ऐसे टेलीकॉम प्लेज हैं जहाँ पे अगर आप देखिए आज एक नीचे की ओर जो रुझान है पूरे स्पेस में ही देखने को मिल रहा है। लेकिन मिड कैप साइड में कुछ ऐसे आइडियाज जहाँ पे जबरदस्त खरीदारी का रुझान देखने को मिला है। बावजूद कैसी भी बाजार की चाल हो उसमें एक TGB बैंक्वेट्स का काउंटर है जो कि जबरदस्त तेजी आज के दिन में दिखा रहा है। ग्रेविटा इंडिया 2 दिन से लगातार काफी अच्छे गेंस दिखा रहा है। सेलिब्रिटी फैशंस, हिंद रेक्टिफायर्स और दो फार्मा स्पेस की कंपनीज हैं ब्रुक्स लैब और ब्लिस GBS फार्मा। तो इनफैक्ट आज हमारा सुपर शेयर भी था। इन काउंटर्स में देखिए जबरदस्त वॉल्यूम के साथ आज बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप विस्तार से समझाने के लिए कि इस वक्त किस तरीके का एक्शन मार्केट में देखने को मिल रहा है। लेकिन सीधा चलते हैं अब रजत के पास और जान लेते हैं कि डेरिवेटिव मार्केट से किस तरीके के इंडिकेशंस मिल रहे हैं। रजत, एक फ्लैट कारोबार आज सुबह से ही देखने को मिल रहा है, लेकिन काफी काउंटर स्पेसिफिक मूव्स आज देखने को मिल रहे हैं। इंडिकेशंस क्या हैं FNO मार्केट से? बिल्कुल एक रेंज बाउंड मूवमेंट है, बहुत स्टैटिक मूवमेंट। 82-87 का आज के दिन का लो है स्पॉट के हिसाब से, और वही प्रेडिक्ट हुआ था कि 82-80 से नीचे जाना बहुत मुश्किल है बाजार के लिए। जिस तरीके से ऑप्शंस राइटिंग पिछले कुछ दिनों में पुट फ्रंट पे देखने को मिली थी, आज भी देखें तो 8300 की पुट जो है उसमें 7% ओपन इंटरेस्ट का इजाफा है, यानी कि अभी भी जो पुट राइटर्स हैं वो बाजार पे सक्रिय हैं।
8300 का लेवल तोड़ना बाजार के लिए मुफ्त। 8280 टूटा भी तो उसके बाद 8240 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो सपोर्ट जोन्स के आसपास काम काज कर रहे थे और यहाँ पर इतने ज़्यादा शॉर्ट्स क्रिएट नहीं होने थे आज के सत्र में। 1% मात्र ओपन इंटरेस्ट में इजाफा निफ्टी फ्यूचर्स पे, हालांकि ऊपरी स्तरों पर रेजिस्टेंस तगड़ा बनाता चला जा रहा है बाजार। 8400-8500 लेवल्स बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस अब साबित हो रहा है 8400 का, तो कहीं ना कहीं एक रेंज बाउंड मूवमेंट आने वाले समय के लिए भी बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है। अब देखते हैं कि ये डायरेक्शन जो किस साइड पे पहले टूटती है, क्या पहले 8280 टूटेगा या फिर 8350 के ऊपर निकलेंगे। अभी तक इन डिसीजन मार्केट्स पे प्रिवेल हो रहा है, लेकिन आज जहां पर खरीदारी है वो क्लियर कट विनर है फार्मा, क्योंकि अभी आप थोड़ी देर पहले सभी फार्मा स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। डेरिवेटिव में बहुत एक्टिव है कैडिला, जिसमें 5 लाख शेयर्स ओपन इंटरेस्ट में जुड़ते हुए नजर आए। टोरेंट फार्मा, अजंता फार्मा, ग्लेनमार्क, इन सभी स्टॉक्स पे आज तेजी की पोजीशन ज्यादा बनती हुई नजर आई। पिडिलाइट, क्रूड डेरिवेटिव से जुड़े जो भी स्टॉक्स हैं जैसे कि पिडिलाइट और एशियन पेंट्स, इन पे आज पकड़ बहुत मजबूत है। एशियन पेंट्स बहुत बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर इस समय निकल के आ रहा है, अच्छी खरीदारी। 3 दिन गिरावट के बाद नेशनल से एक रिवर्सल है, 1010 के ऊपर स्पॉट के हिसाब से निकला और 1013 यहाँ पर फ्यूचर का भाव है। LIC हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में आज खरीदारी हो रही है, स्ट्रॉन्ग खरीदारी नहीं लेकिन फिर भी तेजी के संकेत साफ तौर पे मिल रहे हैं। LIC हाउसिंग और इंडिया बुल्स हाउसिंग जैसे स्ट्रक्चर्स में गिरावट। टेलीकॉम स्टॉक्स आइडिया सेलर और भारती लैग कर रहे हैं मार्केट। जी बिल्कुल, टेलीकॉम स्टॉक्स में आज काफ़ी वीकनेस देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रजत इस पूरे ही अपडेट के लिए। और अब बात कर लेते हैं प्राइमरी मार्केट की, क्योंकि देश की सबसे छठी बड़ी कंपनी IT कंपनी L&T, उसकी L&T इन्फोटेक जो कि सब्सिडरी है, उसका IPO 11 जुलाई को खुलेगा। इस IPO में पैसा लगाकर ब्रोकर्स क्या राय दे रहे हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ सुमित मौजूद हैं। सुमित, ये बताइए कि जो IPO आने वाला है, ब्रोकर्स का क्या खास तौर पर मानना है, क्या यहाँ पर वो सब्सक्राइब करने की सलाह दे रहे हैं इन्वेस्टर्स को? देखिए साक्षी, L&T इन्फोटेक का IPO खुलने वाला है 11 जुलाई को। मच अवेटेड IPO है, क्योंकि काफ़ी समय से ये चर्चा में था कि L&T सब्सिडरीज का IPO कब आना शुरू होगा, और ये पहला IPO रादर आ भी रहा है। 705 से 710 प्रति शेयर ये प्राइस बैंड तय किया गया है। प्रमोटर करीब 2.25 करोड़ शेयर जो है वो बेचेंगे। 1243 करोड़ रुपए से 12 के आसपास जुटाने की कंपनी की योजना इस IPO के जरिए। हालांकि कोई भी रकम प्रमोटर कंपनी के पास नहीं आएगी, क्योंकि OFS के जरिए प्रमोटर यहाँ पर हिस्सेदारी बेच रहे हैं। 10 रुपये प्रति शेयर का डिस्काउंट भी दिया जाएगा जो रिटेल निवेशक, और 20 का लॉट साइज भी होगा। कंपनी IT कारोबार के अंदर है, और ट्रेडिशनली जिस तरह से IT कारोबार में ज़्यादातर सभी कंपनियों का 70% के आसपास रेवेन्यू अमेरिका से आता है, वैसे ही L&T इन्फोटेक का भी ज़्यादातर मेजर रेवेन्यू जो है वो अमेरिका से प्लस यूरोप से 17% के आसपास रेवेन्यू आता है। ज़्यादातर जो प्रमोटर का स्टेक है 94-95% का स्टेक है, वो हिस्सेदारी बिकने के बाद करीब 84% के आसपास आ जाएगा, कि प्रमोटर्स में अपना स्टेक करीब 12% के आसपास ऑफलोड करेंगे। एक अहम चीज़ ये भी है कि बाकी पीएस से कंपैरिजन में देखें तो मोर और लेस L&T के जो रेवेन्यू ट्रेजेक्ट्री है उसमें उतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं है जितनी बाकी मिड कैप कंपनियों के अंदर देखने को मिली है। ब्रोकर्स की राय माने तो ब्रोकर्स के लिहाज से फिलिप्स कैपिटल का मानना है कि आप यहाँ पे अवॉइड करके चल सकते हैं इस IPO को। इसके अलावा एजकॉन कैपिटल सब्सक्राइब करने की राय दे रहा है, और GPL भी सब्सक्राइब करके चलने की राय दे रहा है। और साथ साथ शेयर खान की रिपोर्ट आई, उनका मानना है कि एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन के तौर पर आप इसे देख सकते हैं, और लंबी अवधि के लिए भी आप यहाँ पर निवेश करके चल सकते हैं इस IPO के अंदर। तो अलग अलग ब्रोकर्स की राय है, और जो मत है वो काफ़ी तक बटा हुआ ही दिखाई पड़ रहा है। ऑलराइट, मिक्स रिव्यूज आ रहे हैं ब्रोकर्स की तरफ से। काफियों का मानना है कि आप इस IPO में सब्सक्राइब करके चल सकते हैं। शुक्रिया सुमित इस पूरी ही जानकारी के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं और एक खास ट्रिगर के बारे में बात कर लेते हैं। कहीं ना कहीं Q1 के जो अर्निंग सीजन है वो उसकी शुरुआत हो चुकी है, और काफी पॉजिटिव नोट पर शुरुआत हुई है। ज़ीलर्न के स्टेलर क्वार्टरली रिजल्ट्स है, और उसके बाद हमने देखा IT स्पेस से 8K माइल्स ने भी स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं। आगे आने वाले नतीजे कैसे रहने वाले हैं, खासतौर पर बैंकिंग स्पेस की शुरुआत कैसे होने वाली है, ये बताने के लिए हमारे साथ अंचल भी मौजूद है। अंचल, ये बताइए नेक्स्ट जो ट्रिगर आने वाला है वो बैंकिंग स्पेस से है, किस तरीके के नतीजों को उम्मीद है, खासतौर पर इंडसइंड बैंक के नतीजे आने वाले हैं, वो कैसे रहने वाले हैं? शुक्रिया साक्षी। देखिए, इंडसइंड बैंक से आगाज होगी प्रॉपर्ली जो Q1 FY17 नंबर्स की, उसकी 11 जुलाई को आने हैं नंबर्स। और अगर प्रीव्यू की बात करें तो बैंक की जो NII है वो करीब 35% बढ़ती हुई दिखेगी, 34.6% बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है, और आंकड़ा 1320 करोड़ के आसपास रह सकता है। वहीं जो प्रोविजनिंग है, देखिए प्रोविजनिंग फ्रंट में भी एक इंक्रीमेंट देखने की उम्मीद की जा रही है, करीब 7-7.5% बैंक की प्रोविजनिंग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ती हुई दिखेगी, और आंकड़ा 230 करोड़ के आसपास रह सकता है। लेकिन जो बाकी पेयर्स के कंपैरिजन में जो ग्रोथ है प्रोविजनिंग की काफ़ी कम है, तो वो अपने आप में एक पॉजिटिव चीज़ है बैंक के लिए। साथ ही मुनाफे की अगर बात करें, क्योंकि प्रोविजनिंग बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं बॉटम लाइन पे थोड़ा प्रेशर जरूर आता हुआ दिखेगा, और यही कारण है बैंक का जो मुनाफा है वो महज 24% बढ़ने का ही अनुमान है, 650 करोड़ रह सकता है।
फी इनकम बैंक की इस बार अच्छी रह सकती है, वो कहीं ना कहीं एनआईए को सपोर्ट करेगी। साथ ही साथ जो इनकी कंज्यूमर ड्रिवन कंज्यूमर लोन सेगमेंट है वहां पे एक अच्छी ग्रोथ रही है, तो वो ओवरऑल लोन ग्रोथ को ड्राइव करती हुई दिखेगी। रही बात ग्रॉस एनपीए की, ग्रॉस एनपीए फ्रंट पे हल्की सी इंप्रूवमेंट की उम्मीद की जा रही है। 0.87% से गिरकर 0.85% रह सकते हैं ग्रॉस एनपीए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। लेकिन आप प्रोविजनिंग के आंकड़े पे जरूर नजर रखिएगा, अगर आंकड़ा 230 करोड़ से ज्यादा आता है तो डेफिनेटली मुनाफे में प्रेशर डालता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर यही आंकड़ा 230 करोड़ से कम आता है तो आपके जो नंबर्स हैं वो ओवरऑल बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। जी बिल्कुल, स्ट्रांग रिजल्ट्स के यहाँ पर आप उम्मीद कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंचल इस पूरे ही अपडेट के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं स्टील स्पेस की और खास तौर पर टाटा स्टील की। आज थोड़ी सी वीकनेस जरूर देखने को मिल रही है और वजह भी यहाँ पर यह है कि टाटा स्टील अपने यूके जो बिजनेस है, खासतौर पर पोर्ट टालबोट सहित अपना जो अधिकांश यूके का बिजनेस है, उसकी बिक्री के प्रोसेस को रोकने की तैयारी कर रही है। कंपनी आज इसकी घोषणा कर सकती है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अनुराग शापी मौजूद हैं। अनुराग, ये बताइए कि आज बोर्ड मीटिंग हो रही है बॉम्बे हाउस में, बॉम्बे में किस तरीके की मीटिंग में एजेंडा है, क्या निकल कर आ सकता है, खासतौर पर पोर्ट टालबोट की सेल को लेकर क्या टालते हुए ये फैसला हो सकता है? टाटा ग्रुप के हेडक्वार्टर्स बॉम्बे हाउस में टाटा स्टील की बोर्ड बैठक चल रही है और इस बैठक में ये फैसला हो सकता है कि जो टाटा स्टील के जो यूके प्लांट्स हैं उनको बेचने की जो बातचीत चल रही है उस पर क्या सफाई आ सकती है, क्योंकि ब्रेक्सिट के बाद से बहुत सारे जो बिडर्स थे जिन्होंने टाटा स्टील के यूके प्लांट्स को खरीदने की दिलचस्पी दिखाई थी, वो अब बैकआउट करने की ये खबरें आ रही। तो उसके बाद ही आज जो टाटा स्टील का बोर्ड है वो ये फैसला ले सकता है कि किस तरह से उन्हें जो अपने यूके के प्लांट्स है टाटा स्टील के जो प्रतिदिन 10 करोड़ का लॉस दे रहे हैं टाटा स्टील को, वो बेचने पे आगे बढ़ सकते हैं। यूके के जो बिजनेस मिनिस्टर है साजिद जावेद, उनका भी ये उन्होंने दिल्ली के अंदर कॉमर्स मिनिस्टर से भी मुलाकात की और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि वो साइरस मिस्त्री से भी मुलाकात करेंगे और एक प्लान बताएंगे कि किस तरह से जो यूके की गवर्नमेंट है वो एड दे सकती है, मदद कर सकती है। और क्योंकि जो मेन अड़ंगा यही आ रहा है कि जो टाटा स्टील के यूके प्लांट की वजह से जो पेंशन धारक है तो उनका अमाउंट इतना ज़्यादा है, तो उसी वजह से जो प्लांट्स को खरीदार है, जो प्लांट्स को खरीदने में ज़्यादा कंपनियां दिलचस्पी नहीं दिखा रही है और ब्रेक्सिट के बाद कंफ्यूजन और ज़्यादा बढ़ गया है। हमारे सोर्सेज से मिली जानकारी के मुताबिक पहले जो 7 बिडर थे यूके प्लांट्स को खरीदने में, अब उनमें से केवल एक ही बिडर बाकी रहा है। और इसके अलावा अब ये कहा यह भी जा रहा है कि अगर कोई खरीदार नहीं होता है तो जर्मनी की कंपनी के साथ ही जो नीदरलैंड्स का टाटा स्टील का प्लांट है उसके साथ 50-50 पार्टनरशिप के जरिए भी टाटा स्टील कारोबार कर सकता है अगर कोई कंपनी प्लांट खरीदने में आगे नहीं आती है। तो टाटा स्टील की जो बोर्ड बैठक है तो उसके अंदर क्या फैसला आएगा, ये बोर्ड बैठक शायद तक शाम तक चलेगी और शाम के बाद ये क्लियर हो पाएगा कि बोर्ड के अंदर यूके प्लांट्स को बेचने से लेकर क्या फैसला लिया गया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस पूरी ही अपडेट के लिए और हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे जिस तरीके से ये मीटिंग खत्म होगी और क्या कुछ फैसले आते हैं। जी बिजनेस पर आप लगातार देख सकते हैं इसकी खास कवरेज। लेकिन आगे बढ़ते हैं और कंस्ट्रक्शन स्पेस की बात कर लेते हैं। खासतौर पर एनबीसीसी की अगर बात करें तो जोरदार तेजी पिछले 2 सेशंस में यहां पर देखने को मिली है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर इनफ्लोज देखने के चलते। और आज हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की एनबीसीसी के मैनेजमेंट से। एनबीसीसी को अगले 5 सालों में सालाना 300 करोड़ प्रॉफिट की उम्मीद है। जी बिजनेस से एक्सक्लूसिव बातचीत में एनबीसीसी के चेयरमैन अनूप कुमार मित्तल ने कहा कि कंपनी को 25,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट में 9% का फायदा मिलेगा। 1000 करोड़ रुपए के काम के ऊपर हमें 9% के करीब पैसा मिलेगा। 8% एग्जीक्यूशन पे और 1% हमें मिलेगा मार्केटिंग में और 12% इंटरेस्ट मिलेगा जो इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो हम कुल मिला के समझते हैं कि ये एवरेज 10% बनेगा। अगर 25,000 करोड़ रुपए का 10% मैं मानता हूँ तो 2500 करोड़ रुपए बनेगा जो अगले 5 साल में आना है। तो 500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू प्रॉफिट की साइड में आएगा। थोड़ा एक्सपेंसेस को माइनस कर दूं तो मेरे पास 350 और 375 करोड़ रुपए की एडिशन होगी मेरे प्रॉफिट में हर साल। जी, तो आपने सुना मैनेजमेंट को, जिनका मानना है कि स्ट्रॉन्ग ऑर्डर इनफ्लोज के चलते और जिस तरीके से वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, आगे जाते हुए स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स की भी उनको उम्मीद है।